नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। गांव में दिनचर्या सुबह ही शुरू हो जाती है। अंबेडकर नगर माजरा गांव में भी लोग सुबह उठकर अपने काम में जुटना शुरू हो गए थे। लेकिन उस सुबह का आगाज अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि गांव के ही सैयद अहमद के घर से रोने पीटने की आवाजें आने लगी थी। सैयद के परिवार में पत्नी शकीला, 3 बेटियां रजिया, सुल्ताना, सवाना और 2 बेटे दिलशाद व शमशाद थे। शमशाद बाहर नौकरी करता था, जबकि दूसरा बेटा दिलशाद अपनी पत्नी नसरीन के साथ इसी घर में बने दूसरे कमरे में रहता था। रोने की आवाजें सुनकर लोग दौड़कर सैयद के घर की तरफ पहुंचे तो वहां का मंजर काफी खौफनाक था। ये देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लोगों ने जो कुछ देखा वो उनकी कल्पनाओं से जुदा था। एक कमरे में शकीला व उसकी 2 बेटियां रजिया व सवाना खून से लहूलुहान मृत पड़ी थी, जबकि सुल्ताना करा रही थी। सैयद का वहां कुछ पता नहीं था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ये दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव अंबेडकर नगर माजरा में 3 मार्च 2021 की रात को हुई थी। दिन निकलते ही तिहरे हत्याकांड की सूचना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया था। थाना प्रभारी सुभाष सिंह मौके पर पहुंचे। वारदात की सूचना मिलने पर एसएसपी संतोष सिंह, एसपी कमलेश बहादुर व सीओ गोपाल सिंह भी वहां आ पहुंचे थे। पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतकाओं के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किए गए थे। घर में लूटपाट भी नहीं हुई थी। पुलिस की नजर वहां पड़े एक हथौड़े पर गई। उस पर खून लगा हुआ था। पहली नजर में पुलिस समझ गई कि उसी हथौड़े से हत्या की गई है। पुलिस ने सबसे पहले घायल सुल्ताना को अस्पताल पहुंचाया। हैरानी की बात ये थी कि घर या पड़ोस में किसी को वारदात का पता तक नहीं चला था। घटना का सबसे पहले सैयद की बहू नसरीन को पता चला था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया, सर, मैं हर रोज की तरह सुबह सोकर उठी तो अम्मी जान के कमरे से करहाने की आवाज आ रही थी। मैं उस तरफ पहुंची तो अम्मी व मेरी ननद इस हालत में पड़े थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने पड़ोस में अपनी ददिया सास संतो को दौड़कर बुलाया। फिर गांव वाले आ गए। पुलिस ने उसके बयान को गंभीरता से सुनकर नोट कर लिया था। नसरीन के बयानों में सच्चाई थी। शक सैयद पर था, क्योंकि वो लापता था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि यदि हत्याएं वाकई सैयद ने की है तो फिर इसकी आखिर वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर कार्रवाई पूरी करके सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। हत्याओं में इस्तेमाल हथौड़े को कब्जे में ले लिया गया। सैयद के खिलाफ उसके बेटे शमशाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस सैयद की तलाश में जुट गई, लेकिन अगले कई दिनों तक भी उसका कोई पता नहीं चल सका। हत्याओं की असली वजह से पर्दा उठाने वाला एक सैयदी था जो फरार था। पुलिस टीमें सैयद की तलाश में लगी हुई थी। उसके नाते रिश्तेदारियों में भी दबिश दी गई। सैयद का पता नहीं चला तो पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उधर सैयद की घायल बेटी सुल्ताना खतरे से बाहर आ चुकी थी। सैयद पुलिस के लिए एक तरह से चुनौती बन चुका था। इस बीच पुलिस को पता चला कि सैयद पहले पंजाब के मोहाली में भी नौकरी करता था। वहां भी वो छिप सकता था। पुलिस टीम वहां पहुंची तो उसकी पुरानी पहचान के हिसाब से लोगों से जानकारियां एकत्र की। इससे पुलिस को सफलता मिली और वो 21 मई 2021 को सैयद तक पहुंच गई। सैयद मोहाली की ही मानकपुर शरीफ दरगाह में शरण लिए हुए था। पुलिस टीम सैयद को दबोचकर बुलंदशहर ले आई। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पत्नी व बेटियों की हत्या करना स्वीकार कर लिया। गहनता से की गई पूछताछ में ऐसी कहानी निकलकर सामने आई कि पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि सैयद ऐसा हैवान था जिसे अपने परिवार को उजाड़ने का जरा भी अफसोस नहीं था। सैयद मेहनत मजदूरी करता था। किसी तरह परिवार की गाड़ी चल रही थी। सैयद की कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का खर्च चला सके। परिवार को सहारा मिल सके, इसलिए शकीला ने भी लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शकीला को घर आने में देर सबेर भी हो जाती थी। ये बात सैयद को पसंद नहीं थी। शकीला, मुझे इस तरह तुम्हारा काम करना पसंद नहीं है।
एक दिन सैयद ने अपने मन की बात पत्नी से कह दी। ये सब मैं अपने लिए नहीं करती बल्कि परिवार के लिए कर रही हूँ। गांव की अन्य औरत भी तो काम कर रही है, फिर मैं कर रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? पत्नी का जवाब सुनकर सैयद देखता रह गया। शकीला की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। सैयद से घर के हालात छिपे नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी दूसरी थी। दरअसल उसके दिमाग में शक का कीड़ा घर कर गया था। वो पत्नी पर शक करने लगा था। शक ऐसा रोग है कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता। सैयद का शक्की स्वभाव ज्यादा बढ़ने लगा तो परिवार में झगड़े होने लगे। जब शकीला ने कुछ सालों की मेहनत से कई मजदूर महिलाओं को अपने साथ जोड़ दिया था और आलू खुदाई आदि के ठेके भी लेने लगी थी, जब भी वो घर देर से आती तो सैयद झगड़ा जरूर करता। एक दिन शकीला ने सैयद को समझाया भी, देखो तुम्हारे शक की कोई वजह नहीं है, तुम्हें शक करने की बीमारी हो गई है। इस उम्र में मेरे लिए क्या बिगाड़ना बचा है? मैं सब जानता हूँ। तुम जैसी औरतें अपने शौहर को बहलाने के लिए इस तरह की नौटंकियां किया करती है। सैयद ने उसे गहरी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हें तो फिक्र है नहीं, कल को बेटियां जवान हो रही है, कभी सोचा है कि इनकी शादियां कैसे होंगी? तुम यूं ही शक करते रहे तो ना जाने एक दिन क्या होगा, शकीला ने कहा। सैयद अपने शक से बाहर निकलने को कतई तैयार नहीं था। समय के साथ परिवार कलह का अखाड़ा बन गया और नौबत मारपीट तक आ गई। शकीला पति को समझाते समझाते थक चुकी थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। शकीला बेटियों को भी यदाकदा काम पर ले जाती थी। इससे परिवार में झगड़ा व मारपीट और भी ज्यादा बढ़ गया। घर में जब भी झगड़ा होता था तो बेटियां माँ के साथ हो जाती थी। एक दिन बेटी रजिया ने तो सैयद का सीधे सामना कर दिया। अब्बू, तुम जो बार बार अम्मी पर तोहमत लगाते हो वो अच्छी बात नहीं है, बहुत जुल्म हो गए तुम्हारे। बेटी की बात पर सैयद को ताव आ गया। माँ की तरह तुम्हारी भी जुबान चलने लगी है, कहते हुए उसने बेटी को तमाचा जड़ दिया। इससे राजिया रोते हुए बिफर गई। रोज रोज के झगड़ों से हम भी तंग आ चुके थे, अब यदि तुमने कुछ किया तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे। बेटी ने कहा तो सैयद नरम पड़ गया। कहते हैं कि शंका इंसान को किसी भी हद तक सोचने पर मजबूर कर देती है। उस रात सैयद को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसके दिमाग में नई बात चल चुकी थी कि बेटियां भी उसकी पत्नी की तरह हो गई है। वो उनकी चरित्र पर भी शक करने लगा। एक बार इस शक ने पैर जमाए तो वो दिमाग में घर करके बैठ गया। शकीला घर से बाहर जाती तो बेटियों को भी साथ ले जाती थी। सैयद हमेशा शक की नजर से देखता था और उनके वापस आने पर तानेबाजी करके उनसे झगड़ा किया करता था। लाख समझाने के बाद भी सैयद का शक बढ़ता गया तो वो खोया खोया रहने लगा। खाते पीते सोते जागते उसके दिमाग में सिर्फ शक ही चलता रहता था। शक पूरी तरह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन शकीला देर शाम काम से घर वापस आई तो सैयद ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ तू यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाकर आई होगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए शकीला ने जवाब दिया। तुम्हें गलत करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे बोलते हुए क्यों आएगी? वो बोला। कोई एक बात तो बताओ जो मुझे गलत साबित कर दे, कम से कम लोगों से जाकर ही पूछ लो। मैं इसलिए मेहनत करती हूँ ताकि घर अच्छे से चल सके, शकीला ने समझाया। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुझे घर चलाने की फिक्र नहीं, यारों से मिलने की ज्यादा फिक्र होती है, सैयद ने ताना दिया। घर में बेटी बहू है, लेकिन तुम्हें इस उम्र में भी ऐसी बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। बेगैरती की हदों को लांघ चुके हो तुम, पत्नी ने कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मुझसे जवान लड़ाती है, सबको बर्बाद कर दूंगा। सैयद चीख कर बोला और शकीला को पीटना शुरू कर दिया। शकीला को उसकी बेटियों ने बचाया। बड़ी बेटी रजिया उस समय पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन बदनामी परिवार की ही होनी थी, इसलिए शकीला ने ही उसे रोक लिया। सैयद के दोनों बेटों व बहू ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन अपने सामने वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं होता था। पिता के गुस्सैल व झगड़ालू स्वभाव के चलते बेटों ने माँ को संभल कर रहने की सलाह दी। उधर सैयद ने मन ही मन पूरे परिवार को खत्म करने की ठान ली थी। 2-3 मार्च की देर रात तक सैयद जागता रहा। वो बाहर घर की बैठक में सोता था। उसकी पत्नी व बेटियां एक कमरे में, जबकि बेटा दिलशाद व उसकी पत्नी दूसरे कमरे में। 12 बजे के बाद का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा था। सैयद ने हथौड़ा उठाया और चुपके से शकीला के कमरे में दाखिल हो गया।
उस समय शकीला, उसकी बेटियां रजिया, सबारा व सुल्ताना गहरी नींद में सो रही थी। सैयद ने सबसे पहले पूरी ताकत से शकीला के सिर पर हथौड़े से वार किया। उसकी चीख भी नहीं निकल सकी। सैयद के शक्की स्वभाव ने उसे शैतान बना दिया था। इसके बाद उसने बेटियों के सिर पर भी तबातोड़ प्रहार किए। खून के रिश्तों पर शक का हथौड़ा बरसाते हुए उसके हाथ नहीं कांपे थे। सैयद का इरादा अपनी बहू को भी खत्म करने का था। वो उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बंद देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। इसके बाद वो बैठक में आया और घर से निकल गया। सुबह सुबह उसने बस पकड़ी और पंजाब के मोहाली में दरगाह में खुद को गरीब मजदूर बताकर पनाह ले ली। बहुत साल पहले वो पंजाब में नौकरी कर चुका था, इसलिए उसे अपने लिए वो जगह ठीक लगी। सैयद को लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने सैयद को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सैयद ने यदि अपने शक्की स्वभाव पर काबू रख लिया होता और परिवार पर भरोसा करके जिंदगी जी होती, तो शायद ऐसी नौबत कभी नहीं आती। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।